जय हिंद है। झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026 के क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के छात्रों के आज हुए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के बोर्ड एग्जाम का प्रश्न पत्र। और दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की एक एक करके आप सभी छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक के सभी प्रश्नों के आंसर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे करके आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और दोस्तों इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि फ्रांस में पहली क्रांति 1789 में शुरू हुई थी, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति से फ्रांस में क्या बदलाव हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर आपका जो कुल मिलाकर के 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें ए में दिया गया था निरंकुश राजशाही का अंत हुआ, हो गया, ये सही है। बी में दिया गया गणतंत्र की स्थापना हुई, ये भी सही है। सी में दिया गया था आधुनिक इतिहास की दिशा बदल गई, ये भी सही है। यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था वह है कि कार्बोनारी के गुप्त संगठन के उस सदस्य का नाम निम्न में से क्या था जिसने इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जोसेपे मैत्सिनी। और इसका जो उत्तर है मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर आज ही सुबह सुबह में बताया था। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया वह है कि 1914 में राष्ट्रवाद निम्न में से किससे जुड़कर यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साम्राज्यवाद। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया चौथा प्रश्न वह है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने निम्न में से अपने किस उपन्यास में शामिल कर लिया? दोस्तों ये जो प्रश्न है इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को आज ही सुबह में बताया था, जिसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आनंद मठ। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न वह है कि अलूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे और वे असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़े। उनका संबंध भारत के किस राज्य से था? तो दोस्तों इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर बताया था, जिसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें आप लोगों को कहा गया था कि जो गुडेम की पहाड़ियां कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, और वहीं पर इन्होंने इस लड़ाई को लड़ी थी। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में किस फसल की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न जो पूछा गया है वह है कि 1949 की क्रांति के बाद निम्न में से कौन सा देश विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया था? तो वह था आपका चीन में ही जो है 1948 में 49 में क्रांति हुई थी। 1949 में चीन आजाद हुआ था। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि गिल्ड्स मध्यकालीन यूरोप में शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन थे, ये निम्न में से क्या काम करते थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो आपका कुल मिलाकर के 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुई मार्सियर ने। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है यानी कि 10वां प्रश्न वह पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक व्यवस्थित तरीके से पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी क्लब ऑफ रोम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग मिलाते जाइए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब देकर के आया है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं, वे निम्न में से किन कारणों से महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि वे 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, ये पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं,
और ये पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने 11 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। इसके दोस्तों आपका जो 12वां प्रश्न पूछा गया था वह है कि वे प्रजातियां जो गंभीर खतरों का सामना कर रही हैं, जिनके लुप्त होने का खतरा है और वे विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, तो वे किस प्रकार की जातियां कहलाती है? तो वो जो है आपका सही उत्तर होगा संकटग्रस्त जातियां। समझ रहे हैं, जिस पर खतरा है वो संकटग्रस्त जातियां हैं। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है 13वां प्रश्न, वह पूछा गया है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया है कि पश्चिमी राजस्थान में उस नहर को किस नाम से जाना जाता है जो 12 मासी पेयजल उपलब्ध कराने और वर्षा जल संचयन पर निर्भर कम करने का काम करती है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इंदिरा गांधी नहर। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था 15वां प्रश्न, वह है कि भारत की बढ़ती आबादी के साथ घटता खाद्यान्न उत्पादन देश के भविष्य के साथ निम्न में कौन सा बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, खाद्य सुरक्षा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है 16वां प्रश्न, वह है कि भारत के बालाघाट जिले में स्थित खाद्यान्न देश का लगभग 52% तांबा का उत्पादन करती है। बालाघाट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही था। इसका दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि औद्योगिक स्थान निम्न में से किसकी उपलब्धता से प्रभावित होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, यानी कि बाजार, श्रम, कच्चा माल सभी से प्रभावित होते हैं। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, वह है कि न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, नियंत्रण और संतुलन कहा जाता है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसीलिए सत्ता में हिस्सा देना निम्न में से किसके अस्थायित्व के लिए अच्छा माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो हम लोग देख रहे हैं ये में, राजनीतिक व्यवस्था। समझ रहे हैं, इसी के तहत श्रीलंका और बेल्जियम में जो है सत्ता का हस्तांतरण किया गया था या फिर सत्ता का विभाजन किया गया था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यानी कि ये आपका सही है, इनमें से सभी। देश की एकता की सुरक्षा करना, देश की एकता को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना, यही आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है वह पूछा गया है कि सांप्रदायिकता की समस्या तब शुरू होती है जब निम्न में से किसे राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म। धर्म के कारण ही अधिकतर सांप्रदायिकता की समस्या उत्पन्न होती है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसको जाति व्यवस्था कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों आपका 23वां प्रश्न पूछा गया था कि मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले राजनीतिक दल के रूप में निम्न में से कौन सा दल माना जाता है या जाना जाता है? तो ये होगा आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं, ये आपका लाल झंडे वाली पार्टी है। इसका दोस्तों आपका जो 24वां प्रश्न पूछा गया था वह कि लोकतंत्र में इस बात की पक्की प्रतिभूति होती है कि फैसले कुछ वायदे कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक ये जो आपका दिया गया था इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये, पारदर्शिता। समझ रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या था। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो 25वां प्रश्न है कि किसी भी तरह से लोग अधिक आय चाहने के अतिरिक्त निम्न में से किस प्रकार की इच्छा और पाना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं ये, बी, सी तीनों सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
इसका दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया था 26वां, भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य का निर्धारण निम्न में से कौन करता है? तो ये आपका करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों आपका 26वां प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया है कि वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यही सेवा देता है। इसका दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न है यानी कि 28वां प्रश्न, वो आपका पूछा गया है कि कर्जदारों से लिए गए ब्याज और प्रतिभूतिदाताओं को दिए गए ब्याज के बीच के अंतर को बैंक के लिए क्या कहे जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा बैंकों की आय। समझ रहे हैं, इसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो बैंक की आय कहते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है कि निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चीन। चाइना का बहुत सारा सामान जो है इधर आता है बिक्री के लिए क्योंकि सस्ता है। इसका दोस्तों आपका जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है वो आपका 30वां है, लेकिन इससे पहले हम आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों ये आपका जो 30वां प्रश्न है, इसका जो प्रश्न पूछा गया था कि बाजार में हमारी भागीदारी निम्न में से किन दो रूपों में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्पादक और उपभोक्ता। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपका जो आज सोशल साइंस का एग्जाम हुआ था तो उसके सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। दोस्तों आप लोगों का 30 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब गया था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आगे भी जो आपका एग्जाम होगा तो उसका भी आंसर की इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूंगा, इसीलिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।